नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज बात होगी दिवस के संदर्भ में। जी हां, राष्ट्रीय युवा दिवस जो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बीते दिनों 12 जनवरी को देश भर में मनाया गया। आज के इस कार्यक्रम में बात करने के लिए हमारे साथ हमने जोड़ रखी है कुछ आकांक्षी युवाओं की चौपाल। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे इन युवाओं से उनके सपनों के बारे में, जिन सपनों की बदौलत ये उस भारत का निर्माण करना चाहते हैं जो सारे विश्व का नेतृत्व कर सके। जी हां, युवा जिनसे ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बल्कि देश के हर उस शख्स को बहुत उम्मीदें हैं। और खास तौर से आज के इस कोविड काल के बाद जो वर्तमान परिस्थितियों का जो पूरी दुनिया जिसका सामना कर रही है, इसके बाद आखिर कैसे जो आने वाला कल है और इस आने वाले कल में हम किन उम्मीदों के साथ इन युवाओं की मेहनत, इनके सपने, इनके प्रयासों की बदौलत हम सारे विश्व के किस तरह से लीडर बन सकते हैं। तो आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं ऐसे ही कुछ खास युवा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम हमारे इन सभी युवाओं से आपका परिचय करा दें जो हमारे साथ इस आज चर्चा में जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अंबर शर्मा, इसके साथ ही हमारे साथ हैं गगन सूर्यवंशी, हमारे साथ जुड़ेंगे वीरेंद्र गुर्जर, इसके साथ ही हमारे साथ होंगे नैना मिश्रा, इसके साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं शिवम मिश्रा, आशुतोष मालवीय, शुभम चौहान और सायना कुरैशी। तो आप सभी युवाओं का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें। शुभम, सबसे पहले आपसे ही मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ डेवलपमेंट ड्राइवर भी वे बताते हैं। क्या आशय है प्रधानमंत्री के इन शब्दों का? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्रीय युवा दिवस पर उद्बोधन था, मुझे लगता है कि भारत के जो युवाएं हैं उनके सपनों का एक समावेश उसमें था। उन्होंने कहा कि भारत के पास दो असीम संभावनाएं हैं, एक तो हमारी डेमोग्राफी और दूसरा हमारा डेमोक्रेसी। तो मुझे लगता है कि जब भारत में विविधता के संदर्भ में हम बात करते हैं, इस पूरे एक राष्ट्र को एक श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, तो वे सारे संकल्प उसमें समाहित थे जो हम 2047 का भारत देखना चाहते हैं। जब हम बात करते हैं इस समय की आज़ादी के अमृत महोत्सव में, जब हम 75 वर्ष मना रहे हैं, 2047 के जो भारत की परिकल्पना हमारी पीढ़ी ने देखी है, वो सारे विजन और सारी सपने उसमें समाहित थे। और मुझे लगता है कि जो भारत का युवा है, भारत का युवा, भारत का मन, भारत का चिंतन, भारत का मंथन, ये सब अब आज के समय में वर्तमान में युवामय है। तो वो सपनों का समावेश उनके उद्बोधन में था। शुभम, इसके साथ ही प्रधानमंत्री देश के स्टार्टअप को लेकर भी काफी उम्मीदें बांध रखी हैं उन्होंने। और खासतौर से कोविड काल में जो जिस तरह से स्टार्टअप शुरू हुए हैं, तो एक लगता है कि भारत आर्थिक रूप से भी जो उन्नति का मार्ग देश का जो प्रशस्त होगा उसमें भी युवाओं की भूमिका बहुत बड़ी होगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि हम बगैर आर्थिक उन्नति के अपने उस भारत की कल्पना नहीं कर सकते जो हम देखना चाहते हैं। स्टार्टअप की जब बात हुई तो आप देखें कि पहले से मेक इन इंडिया हो, मेड इन इंडिया हो, सारी चीज़ों में प्रधानमंत्री का जो विजन रहा कि कुम्हार के, हमारे गली के कुम्हार के बर्तन बनाने से लेकर हमारा जो इंजीनियर है जो आज निकल के आ रहा है पढ़ाई की अभियांत्रिकी के माध्यम से, वो क्या इनोवेशन कर सकता है, क्या नवाचार कर सकता है। और आपने देखा भी हो कि जब कोविड काल में हमारे पास, हमने देखा कि पीपीई किट बनाने के लिए, सैनिटाइजर बनाने के लिए तमाम साधन उपलब्ध नहीं थे, लेकिन उस कोविड काल में भी हमारे युवाओं की अपार संभावनाएं सामने निकल कर आई हैं। जो स्टार्टअप के रूप में करीब 10,000 शायद स्टार्टअप हमने अभी एक वर्ष के अंदर शुरू किए हैं। तो आईआईटी हो, तमाम नए जो छात्र हैं, नए युवा हैं, वो अपने आप में विजनरी यूथ है और उनके संकल्पों को भी साकार कर रही है सरकार। जी सायना, आप हमारे साथ इसमें जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने खासतौर से महिलाओं को, युवतियों के आगे आने की बात कही और उसमें सरकार लगातार नए नए प्रयास और नए एफर्ट्स कर रही है। और इस बार उन्होंने युवा दिवस पर एक बात कही कि जो बेटियों की शादी की उम्र है जो 18 से 21 वर्ष कर दी गई है, तो इस फैसले को आप, सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हुए? कहते हैं कि एक लंबे समय से महिला और पुरुषों को बराबरी का दर्जा इस मामले में नहीं मिला था, लेकिन अब पुरुषों की और महिलाओं की दोनों की शादी की उम्र 21 वर्ष होगी। इस फैसले से महिलाओं की उन्नति का मार्ग किस तरह से प्रशस्त होता है? सर, मुझे लगता है कि जो भी प्रधानमंत्री जी का ये जो डिसीज़न था, मैं उससे काफ़ी हद तक सहमत हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यदि हम अपने परिवेश के साथ बात करें तो हमें काफ़ी आसान लगता है रास्ता, क्योंकि हम उस माहौल में जन्मे हैं या हमें उस तरीके का वातावरण मिल जाता है कई बार। लेकिन बहुत सारे, और मैं कहूँगी अधिकांश जनसंख्या या अधिकांश हमारे देश में बेटियाँ इस तरीके के माहौल से भी निकल के आती हैं जिनको वो वातावरण नहीं मिल पाता। और ऐसा तो नहीं है कि
सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनमें कुछ क्षमताएं हैं कुछ बेहतर करने की, लेकिन बात होती है माहौल की। और जब इस तरीके का वातावरण होता है कि 18 साल है, बेटी की शादी की उम्र हो गई है और शादी कर देनी चाहिए, तो कई बार हर लड़की उस तरीके से विद्रोह नहीं कर पाती है और उसकी आकांक्षाएं कहीं ना कहीं दब जाती हैं, जिसकी वजह से देश की उन्नति में वो उस तरीके से अपना एक भूमिका नहीं निभा पाती। बिल्कुल सही बात कही आपने कि कई बार बेटी अपोज नहीं कर पाती है और इस कारण से उनकी जो आकांक्षा है वो शायद पूरी नहीं हो पाती, लेकिन इस फैसले से बेटियों को भी एक बराबरी का दर्जा मिला है और वे भी अपने विकास के साथ साथ राष्ट्र की उन्नति में अपनी भूमिका तय कर सकती हैं। इसके साथ ही आशुतोष, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने एक मंत्र दिया नए भारत का। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा करो, जीतो, जुट जाओ, जीतो जाओ और जंग जीतो। मतलब उन्होंने बार बार इस बात के लिए जोर दिया कि आप प्रतिस्पर्धा कीजिए, जंग लड़िए और जीतिए। तो ये जो प्रधानमंत्री का जो एक तरह से आह्वान है या हम सभी युवाओं में जो जोश भरने का जो उनका तरीका है, इससे आप किस तरह से अपने आप को व्यक्तिगत रूप से मोटिवेट होता हुआ देखते हैं? बिल्कुल। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में प्राचीन समय के विवेकानंद को देखता हूँ। वे भी नरेंद्र थे और ये भी नरेंद्र हैं। उन्होंने कहा था उत्तिष्ठः जागृतः प्राप्य वरानि बोधतः, और इन्होंने कहा है कि उठो, जागो, युद्ध करो और जुट जाओ। आपकी जो भी मंशा है देश को समृद्ध बनाने के लिए, नेशन फर्स्ट से काम करते हुए आप जो भी कर सकते हैं अपने देश के लिए, वोकल फॉर लोकल हो, और यूथ तो है ही देश की ताकत है ही, डेमोक्रेटिक डिविडेंड और डेवलपमेंट ड्राइवर, ऐसी बात तो उन्होंने कही है। और यदि आप वो भाषण भी सुनेंगे प्रधानमंत्री जी का 12 जनवरी के दिन का, तो उसमें भी आपको 2047 में नया भारत कैसा हो, 100 साल बाद आज़ादी के 100 साल बाद भारत कैसा हो, ये भी सब कुछ हमें उसी भाषण से मिल सकता है। शिवम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय युवाओं के कई ऐसे युवाओं के उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए कि जो इस समय देश में लगातार किस तरह से उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, खुद आगे बढ़ रहे हैं, अपने साथ समाज को भी आगे बढ़ा रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारे उदाहरण जब हमारे सामने आते हैं तो इन्हें देखकर आपके मन में स्वयं ही व्यक्तिगत रूप से ऐसी आकांक्षाएं पैदा होती हैं कि आप भी कुछ ऐसा करें जिससे ना सिर्फ आप अपना स्वयं का डेवलपमेंट करें बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ कर सकें, दूसरों को रोजगार प्रदान किया जा सके, दूसरों देश में जहां पर अशिक्षा है, जहां पर साक्षरता की कमी है, उन जगहों पर कुछ कहना चाहिए कि उस स्थिति को सुधारा जा सके, या फिर जहां पर बेरोजगारी ज्यादा है, गरीबी है, तो उन स्थितियों को बदलने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से क्या एक विजन रखते हैं अपना? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो आह्वान किया है हम युवाओं से, उसके लिए जैसे कि आप देखेंगे उनकी मंशा कितनी दूरदर्शी है। उन्होंने इसी को लेके स्टार्टअप इंडिया करके कुछ ऐसे योजनाएं भी वो लाए हैं। और आज मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि हमारे देश के युवा, आप देखिए गूगल में सीईओ जाके बनते हैं, विदेश में जाके भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो युवा जो है प्रधानमंत्री जी की बात को लेके वो लगातार डटा हुआ है और वो अपना काम कर भी रहा है। और जिस तरीके से वो योजनाएं लाते जा रहे हैं, मेकिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इसको लेके, और युवा जो है लोकल फॉर वोकल, ये सब लेके युवा भी मुझे लगता है कि अब जुट गया है इस काम में। साइमा, आपसे मैं एक और यहाँ पर महिलाओं के विकास से जुड़े हुए प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आज से कुछ समय पहले तक महिलाओं के मतलब कार्य क्षेत्र तय थे कि आपको या तो अध्यापक बनना है या फिर कुछ और ऐसे दूसरे जो बैंकिंग सेक्टर में जाना है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि डिफेंस में भी महिलाएं जा रही हैं। कई ऐसे क्षेत्र जहां पर पुरुषों का वर्चस्व हुआ करता था वहां भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो इस नए भारत में महिलाओं की भूमिका को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, जब भी हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो पहले ही हमने अपने कुछ पैमाने निश्चित कर दिए थे कि यदि आप अध्यापक हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो आप सशक्त हैं, या आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो आप सशक्त हैं। जबकि इसकी विपरीत एक परिस्थिति ये भी होती है कि यदि हम फाइनेंशियली हम स्ट्रांग हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमें इतना राइट ही नहीं है कि हम अपनी जो भी हमारी कमाई है उसको अपनी इच्छा शक्ति के हिसाब से खर्च कर सकें। तो आज के समय में आप देखेंगे कि कार्यक्षेत्र तो बड़ा ही है, साथ साथ एक जो महिलाओं के अंदर अपनी आत्मविश्वास का जो स्तर बढ़ा है, आज वो अपने हर एक निर्णय को लेने में सक्षम है। तो कहीं ना कहीं यह भी एक कारण है कि धीरे धीरे हर क्षेत्र में आज महिलाएं आगे आ पा रही हैं और अपना वर्चस्व वहां पे रख पा रही हैं। तो ये सशक्तिकरण का एक नया उदाहरण हम कह सकते हैं नए भारत के साथ। जी, नए भारत में महिलाओं की भूमिका महिला सशक्तिकरण के साथ साथ देश का सशक्तिकरण किस तरह से जुड़ा हुआ है,
तो ये नई आज की जो युवा महिलाएं हैं वो इस बात का एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। अब बात करते हैं नैना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यद्यपि हम युवाओं के जरिए देश के विकास की बात करते हैं, लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारे विकास का अर्थ सिर्फ भौतिक उन्नति नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक शांति, आध्यात्मिक विकास भी हो। क्योंकि जब हम आध्यात्मिकता के साथ, मानसिक शांति के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी वास्तव में जीवन में संतोष, जीवन में एक कहना चाहिए आंतरिक खुशहाली, इन सारी चीजों का समावेश किया जा सकता है। तो कैसे आप देखते हैं कि विकास को आध्यात्म से कैसे जोड़ा जा सकता है? जी सर, बिल्कुल आपकी बात से सहमत होते हुए मैं ये बोलना चाहूँगी कि विकास, जब हम विकास के बारे में बात करते हैं तो विकास केवल कार्य से नहीं झलकता है। विकास झलकता है कार्य करने के तरीके से और उसकी एक सोच से। तो वो जो सोच होती है परिवर्तन की, वो जो सोच होती है देश के लिए कुछ कर गुजरने की, वो सोच है मेरे हिसाब से अध्यात्म की। ना सिर्फ ये, इसके अलावा हम पूरी दुनिया को भी देखें तो रूस हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस है, वो भारत को आज एक आईना के तरीके रूप में अपना रहे हैं, जहां वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, हमारे संस्कृति को उसकी तरफ रुझान उनका ज्यादा बढ़ रहा है। बहुत सही बात कही यहाँ पर नैना आपने कि दुनिया के तमाम देश हैं जो भारत की तरफ देख रहे हैं और भारत से ही कहीं ना कहीं आज डेवलपमेंट का मॉडल वे ले रहे हैं, भारत के मॉडल को अपना रहे हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा वीरेंद्र कि स्वामी विवेकानंद एक बात कहा करते थे कि भारत को पाश्चात्य देशों से उनका विज्ञान लेने की जरूरत है और उन पाश्चात्य देशों को भारत का अध्यात्म देने की आवश्यकता है। तभी सही मायने में सभी के पास एक संतुलन होगा, उचित समन्वय होगा, और ये समन्वय, ये संतुलन हम डेवलपमेंट में भी देख सकते हैं। तो आज का युवा किस तरह से अध्यात्म और विज्ञान, इन दोनों की पटरियों का पर एक साथ समन्वय बिठाते हुए, इन दोनों को साथ में लेते हुए अपने विकास की गाड़ी को आगे दौड़ा सकता है? देखिए, हमारी संस्कृति बहुत सनातनी संस्कृति बहुत पुरानी है सर। हम जिस संस्कृति से नाता रखते हैं वो संस्कृति सनातनी है। तो अगर विज्ञान की बात करूं तो हम दूसरे देशों से विज्ञान के तरीके हमने लिए हैं, लेकिन हमारी संस्कृति का प्रचार पूरी दुनिया में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उस वासुदेव कुटुंबकम की संस्कृति से बिलोंग करते हैं, जहां पूरे विश्व को हम एक परिवार के तौर पे देखते हैं। हमारे पास नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुए, जहाँ से दुनिया भर के लोग शिक्षा अर्जित करके गए हैं। तो हमें फिर से वही स्वर्णिम भारत बनाना है। और इस स्वर्णिम भारत के निर्माण में गगन, आप युवाओं की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? यहाँ वीरेंद्र तो कह रहे हैं कि हमारे पास पहले एक पूरा शिक्षा का मॉडल था, जहाँ से तमाम देशों के लोग आते थे और भारत से तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़कर और दुनिया भर में अपना जो उनका डेवलपमेंट है या उनके विकास की इबारत हमारे देश ने कहीं ना कहीं लिखी। आज फिर से हम उसी राह पर आगे बढ़ सके, इसमें युवाओं की भूमिका को किस तरह से देखते हैं कि जिससे हम स्वर्णिम भारत बना सकें? सर, जैसे कि आपने कहा स्वर्णिम भारत रहा, तो भारत को पहले भी सोने की चिड़िया कहते थे। एक सोना एक धातु की वजह से नहीं, कहीं ना कहीं ये भारत आध्यात्मिक भी रहा है। आध्यात्मिकता के साथ इसने हमें संस्कृतियां में अनेकता में एकता सिखाया है। और ये भारत इसीलिए सिखाया है कि युवा, और इस देश के युवाओं में कहीं ना कहीं भारत ही अभी पूरी दुनिया में ऐसा मात्र देश है यहाँ पर सबसे ज्यादा युवा हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत के युवा अगर एक सही ऊर्जा में कदम बढ़ाएं और उस ऊर्जा को निहित करें, तो वो आध्यात्मिक रूप से और एक भारत को, जो स्वर्णिम भारत है, भारत एक परिकल्पना 2000 वर्ष 47 में, उसमें वाकई एक विश्व का प्रतिनिधित्व कर सकता है। और उसके लिए भारत के युवाओं को, अभी हमने हाल ही में नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से सुना कि उठो और जुट जाओ जंग। तो मुझे रामधारी सिंह जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि सच है जब विपत्ति आती है, कायरों को ही ढहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणिक नहीं धीरज खोते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। और ये वही भारत के युवा हैं जो कांटों में राह बनाने के लिए तैयार हैं। ये वही भारत के युवा हैं जो तपने के लिए तैयार हैं। ये वही भारत के युवा हैं जो आगे भारत को बहुत अच्छे से प्रतिनिधित्व करवाने के लिए तैयार है। संघर्ष से आज का युवा नहीं डरता है, और संघर्ष जितने कड़े होंगे, हम उन संघर्षों को चीरते हुए, उनको पार करते हुए
अपने विकास की जो बयार है वो यूं ही फैला सारी चारों ओर बहाते रहेंगे और साथ ही साथ समाज को भी साथ लेकर चलेंगे, ऐसा सुर कहीं ना कहीं गगन के इस छोटे से उद्बोधन में हमको सुनने को मिला। अंबर, आपके पास मैं चलता हूं। यदि युवा इस शब्द को यदि हम पलट दें तो वो वायु बनता है, और कहते हैं कि वायु का प्रवाह यदि संतुलित हो तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, रूह को सुकून देता है। लेकिन यदि वह बहाव बहुत ही उद्विग्न हो जाए, बहुत ही प्रचंड हो जाए या अपनी मर्यादाओं को लांघ दे, तो वही वायु जो है वो आंधी ले आती है, तूफान ले आती है और सब कुछ तबाह भी कर सकती है। ऐसे ही युवाओं का प्रवाह भी संतुलित होना, मर्यादित होना, संयमित होना कितना जरूरी है? जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम युवा हैं, हम में अत्यधिक शक्ति है, उल्लास है, मुझे कुछ भी कर गुजरने का जोश है। पर हमारा उद्देश्य क्या है? आज जितनी भी इंडस्ट्री है, जितने भी धनी लोग हैं या कुछ भी हम करते हैं, तो उसका उद्देश्य है शांति। शांति सिर्फ धन से अर्जित की जा सकती है? शायद नहीं। हमारे पास बहुत जोश है, हम पूरे भारत को बदल सकते हैं, हम विश्व को अपना परचम दिखा सकते हैं कि नहीं, हम भारत के युवा हैं। पर शक्ति का संतुलन भी उतना आवश्यक है। यदि असीमित शक्ति हो गई तो हम दुनिया को तबाह भी कर सकते हैं, और सीमित शक्ति का ज्ञान भी हुआ तो हम दुनिया को बदल कर रख सकते हैं। तो अध्यात्म के साथ विज्ञान भी उतना ज़रूरी है, और विज्ञान के साथ अध्यात्म भी। यदि शांति नहीं हुई तो फिर क्या ही उद्देश्य हो जाएगा हमें समृद्ध होने का, हमें कुछ भी बदलने की शक्ति स्थापित होने का। आने वाले 100 साल हमारे हैं, हम युवकों के, और हम विश्वास दिलाते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री की बात को हमने जितने अच्छे से सुना है उतने अच्छे से अपनाएंगे। सिर्फ तकनीक नहीं, सिर्फ मोबाइल इंटरनेट नहीं, अध्यात्म को भी उतने अच्छे से, योगा को भी। हम बदलेंगे भारत। जी, आपकी जिस संजीदगी से आपने ये बात कही है तो उसमें कहीं ना कहीं एक संकल्प शक्ति झलकती है कि वाकई में आप चाहते हैं कि किस तरह से देश को बदलने के लिए और आप कहते हैं कि आने वाले 100 साल हमारे हैं, बल्कि मुझे लगता है कि 100 साल नहीं, बल्कि आने वाला जितना भी समय है उसमें युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, और हम वही देखकर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब हम इतिहास में नजर डालते हैं तो 100 सालों की कोई वैल्यू नहीं होती, वे छठ से चुटकी बजाते हुए निकल जाते हैं। क्योंकि इतिहास एक लंबा सफर तय करता है और उस लंबे सफर से ही परिवर्तन की बयार, सकारात्मक परिवर्तन की बयार देखने को मिलती है। तो शायद हम ये कह सकते हैं कि आज उस चीज की नींव डाली जा रही है कि युवाओं को पुनः खड़ा किया जा रहा है इस देश को दुनिया का नेतृत्व करने के लिए। और जिस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, वे सपने भी निश्चित तौर पर आने वाले 100 साल नहीं बल्कि हजारों हजार साल हमें भी नजर आएंगे। आगे बढ़ता हूं। नैना, वापस आपके पास मैं इस चर्चा को लेके जाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की सोच एवं दर्शन ने हमेशा बदलाव को स्वीकार किया है, इसकी प्राचीनता में आधुनिकता है। ये सुनने में बड़ी विरोधी बात लगती है। ये प्राचीनता में आधुनिकता होना ये आखिर क्या है? कैसे भारत की प्राचीनता में आधुनिकता आप देखती हैं? जी सर। सर, भारत की प्राचीनता में आधुनिकता की अगर हम बात करें तो फिर हम बात करना चाहेंगे, मैं बात करना चाहूँगी आज हमारे जो युवा के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, शहीद भगत सिंह के बारे में। उस जमाने, उस युग में जब भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब वहां पर सबको इकट्ठा करना, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देना और लोगों को बताना कि जो हमारी सांसें हैं ये सारी भारत भूमि के लिए समर्पित हैं, ये आधुनिकता का एक विचार है। ना कि हमें डर कर रहना है, ना कि हमें, क्योंकि हम एक शांतिशील देश रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम हर गलत परिस्थितियों में अपने आप को ढलते चले जाएंगे या हम सहते चले जाएंगे। तो जब जहां हमें अपने विचार रखने की बारी आएगी, जब हमें अपनी बात रखने की बारी आएगी, तब हम खड़े भी होंगे और हम उससे डटकर सामना भी करेंगे। जब भी कभी ऐसी परिस्थितियां विपरीत होंगी तो हम उनसे घबराएंगे नहीं बल्कि डटकर उनसे लड़ेंगे। और जो एक बात कही कि प्राचीनता में आधुनिकता का जो सृजन करने की बात कही कि हमारे दर्शन में, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमारे दर्शन और जो हमारा अध्यात्म रहा है वे सारी चीजें आज कहीं ना कहीं वर्तमान में चरितार्थ होती जा रही हैं। और ये जो मैं आपसे पूछ रहा था कि प्राचीनता में आधुनिकता है, तो योग कितना प्राचीन है, लेकिन वही योग
आज एक आधुनिक नए कलेवर में हमको देखने को मिल रहा है। और इस बदलाव में पिछले लगभग 7-8 साल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं कि हमने योग को पूरी दुनिया में फैला दिया है। और आज हमें एक नई पैकेजिंग के साथ योग दूसरे देशों से हमारे पास जब आता है तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। जैसे कि चाइनीज डिश जब भारत में पकती है तो वो भारतीय रंग में ढल जाती है और उसका एक अलग टेस्ट होता है, तो वो चाइनीज भी कहलाती है लेकिन उसमें भारतीय पकवानों का स्वाद भी आता है। इसी तरह से हमारी प्राचीनता जब आधुनिक कलेवर में हमारे सामने आ रही है तो उसकी खूबसूरती में इजाफा लगातार देखा जा रहा है। अब मैं वापस चलता हूँ सायना के पास। सायना, यहाँ सवाल आपसे है कि भारत का स्वतंत्रता, गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम दुनिया के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में से एक रहा है और हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और इस आजादी के अमृत महोत्सव में सरकार की कोशिश है कि हम हमारे गुमनाम स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा ले सकें, हम हमारे आज के युवा जो हैं वो हमारे स्वाधीनता संघर्ष के बारे में जान सकें। क्यों आप इसे जरूरी मानती हैं कि हमें क्या प्रेरणा हमारे स्वाधीनता संग्राम से लेना चाहिए, क्या प्रेरणा हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से लेना चाहिए और कैसे उस प्रेरणा की बदौलत हम नए सिरे से इस देश को आगे ले जाने के लिए काम कर सकते हैं? जी, किसी भी देश का युवा देश होने का मतलब ये होता है, सबसे पहले जो मुझे समझ आया कि उस देश में कितने युवा मताधिकार ऐसे हैं, इतने युवा ऐसे हैं जिनके पास मताधिकार का अधिकार प्राप्त है। इसके साथ-साथ यदि आप बात करते हैं कि क्यों ये आवश्यक है कि वो अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानें, तो मुझे समझ आया है कि आज़ादी के इस अमृतकाल का जो उद्देश्य है, वो कहीं न कहीं युवाओं को, और ना केवल युवाओं को बल्कि सभी नागरिकों को आधुनिक बनाना है, ताकि हम आधुनिकता के साथ-साथ एक साथ चल के देश का जो स्वर्णिम भारत का जो हमारा सपना है, जो एक विज़न है, ना केवल सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानना बल्कि अपने इतिहास के बारे में जानना, अपनी संस्कृतियों के बारे में जानना, और इसके साथ-साथ जो नए भारत के लिए हम विज़न तैयार कर रहे हैं, उसमें हम कैसे एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। ये मुझे लगता है कि दोनों एक साथ मिले-जुले हुए बिंदु हैं और जब हम इनका समावेश करके आगे बढ़ते हैं, तब हम पाते हैं कि यदि हम अपने इतिहास को जानने के बाद उस विज़न पे आगे बढ़ते हैं, तो हम एक बेहतर भारत का निर्माण कर पाते हैं। जी, हमारे इतिहास को जानने के बाद जब हम हमारा भविष्य के लिए हम विज़न तैयार करते हैं तो शायद हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। ऐसी बात यहाँ पर साइना ने कही। निश्चित तौर पर आप जब अपने अतीत से कुछ सीखेंगे नहीं, उससे प्रेरणा नहीं ले पाएंगे, तो शायद आप में वो जोश नहीं आ पाएगा और ना ही होश आ पाएगा कि किस तरह से आपको आगे अपनी गति को बढ़ाना है और कैसे आपको देश को और अपने आप को आगे लेकर जाना है। आगे शुभम, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद के साथ साथ महर्षि अरविंदो को याद किया, इसके साथ ही उन्होंने महाकवि सुब्रमण्यम भारती को याद किया जिनकी 100वीं पुण्यतिथि इसी वर्ष पड़ रही है। अरविंदो जी की 150वीं जन्म जयंती इस वर्ष है। तो प्रधानमंत्री जब इस तरह से हमारे उन महापुरुषों की बात करते हैं जो कि देश की आध्यात्मिक चेतना का मुख्य आधार रहे हैं, तो जब इन मनीषियों का, इन महापुरुषों का जिक्र प्रधानमंत्री युवाओं के बीच में युवा दिवस पर करते हैं, तो वे क्या संदेश हमारे युवा को देना चाहते हैं? बिल्कुल आपने सही बात कही और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना है। इसलिए आप देखें कि जब उन्होंने बात की इस बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव में, चूंकि राष्ट्रीय युवा महोत्सव इस बार पौंडुचेरी में होना था जो कि महर्षि अरबिंदो घोष की जो है कर्मस्थली रही है, तो आप ये देखें कि भारत में जो स्वाधीनता संग्राम था उसमें आध्यात्मिक अभिप्रेरणाएं व्यापक स्तर पर रही है और अरबिंदो घोष को तो आध्यात्मिक क्रांति का चिंगारी के लिए उनको नायक माना जाता था। चाहे उन्होंने पत्रकारिता के नाते हो, चाहे उन्होंने दर्शन शास्त्री के नाते हो, वो सारे प्रयास किए जब वो अपने आप में स्व की लड़ाई लड़ रहे थे कि हम जो भारत का जो पराधीन सपना सुखना ही, तो पराधीनता को स्वीकार नहीं ना करते हुए और वो कैसे हम स्वाधीनता की ओर आगे बढ़े, वो अपने स्तर पर कार्य कर रहे थे। सुब्रमण्यम भारती की आपने बात की। जब हम आजादी के अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम भारती को एक संत के तौर पर याद किया जाता है, एक कवि के तौर पर याद किया जाता है, एक क्रांतिकारी के तौर पर याद किया जाता है। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कितनों को पता होगा, कितने गुमनाम नायकों की जब हम बात करते हैं तो कितनों को पता है कि फेमा नायक कौन थे, कितनों को पता है कि टट्टे मामा कौन थे,
कितनों को पता है कि बिरसा मुंडा कौन थे, कितनों को पता है कि भीमा नायक कौन थे, कितनों को पता है कि बुंदेला विद्रोह कब हुआ था। तो ऐसी अनेकों चिंगारियों हम जब यहाँ पर बैठे हैं, भोपाल के पास में सीहोर में जब विद्रोह हुआ, बोरास में भोपाल विलीनीकरण का आंदोलन हुआ, नर्मदा किनारे रायसेन में, तो ऐसी अनेकों स्थानों को एक साथ लाकर इस आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से, चाहे वो धार्मिक आंदोलन के माध्यम से स्वाधीनता का संग्राम शुरू हुआ हो, चाहे भक्ति आंदोलन के माध्यम से जो शुरुआत हुई हो, आध्यात्मिक आंदोलन से शुरुआत हुई, तो इन सब की चेतनाओं को हम समाहित करते हुए जन भागीदारी से जो जन आंदोलन है उसको याद दिलाने का ये समय है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं बातों को यहाँ पर व्यक्त किया। जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजों को आपने अपने इस उत्तर में समावेश किया। आशुतोष, हम हमारे इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं और आखिर में चलते चलते कुछ छोटे छोटे प्रश्न और उनके उतने ही छोटे छोटे उत्तर भी आपसे चाहेंगे कि व्यक्तिगत रूप से आप एक वर्तमान परिस्थितियों के बीच में आप अपने आप को कितना मुफीद पाते हैं, कितना अनुकूल महसूस करते हैं कि आपको लगता है कि ये परिस्थितियां जो है, क्योंकि कई लोग कहते हैं इन परिस्थितियों में लोगों के पास शिकायतें बहुत हैं, लेकिन आप इन परिस्थितियों के बीच में संभावनाएं देखते हैं या आप भी शिकायतें देखते हैं? आपका व्यक्तिगत रूप से विजन क्या है? क्या ये परिस्थितियां देश को आगे उठाने की संभावनाएं या एक अवसर की तरह हम इस समय को लें, या फिर ये हमारे लिए शिकायतों का या माथा पकड़कर बैठ जाने का समय है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो कहा है, आपदा में अवसर तलाशने की जो बात कही है, तो वो हम युवा ही हैं जो कि हर जगह पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव होगा। और हमारे हाथ में देश की बागडोर है, एक प्रकार से हमारे हाथ में पूरे विश्व की बागडोर है। भारत जिस रास्ते पे चलेगा, विश्व भी आज नहीं तो कल उसी रास्ते पे चलेगा और हम भारत ही उस दिशा को तय कर सकते हैं। क्योंकि जब कहते हैं कि 18वीं सदी यूरोप की थी, 19वीं सदी इंग्लैंड की थी, तो 20वीं सदी और 21वीं सदी भारत और चीन की ही है, एशिया की है ये। और एशिया में भी भारत की है और भारत में युवाओं की है। तो हम युवा ही हैं जो जिस तरफ चलेंगे उसी दिशा विश्व चलेगा। क्योंकि चीन के पास सब कुछ हो सकता है लेकिन युवा नहीं है, और आज हम जिन युवाओं की, क्योंकि वहां पर बुजुर्ग आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और भारत के पास अपनी युवा आबादी है, इसलिए प्रधानमंत्री भी युवा आबादी के साथ अपने सपनों के भारत के निर्माण की संकल्पना उन्होंने संजोई हुई है। कुल मिलाकर मेरा संक्षेप में सवाल ये है कि हमने ये जो बातें की हैं ये सिर्फ आदर्शात्मक पटल पर ही तो नहीं है, सिर्फ ये आइडियलिस्टिक अप्रोच ही तो नहीं है। क्या ये रियलिस्टिक अप्रोच हो सकती है? क्या इनको यथार्थ में साकार किया जा सकता है? आज बहुत बड़ा विषय, जब माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प से सिद्धि के मूल मंत्रों को साकार करने की बात कही 2022 तक, तो उसमें ये सारी चीजें समाहित थी कि हमको भारत को सांप्रदायिक मुक्त बनाना है, भारत को जातिवाद मुक्त बनाना है, अशिक्षा से हमें छुटकारा पाना है, गंदगी भारत छोड़ो, आतंकवाद भारत छोड़ो, बेरोजगारी भारत छोड़ो। तो तमाम चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बीच में क्या हम बेहतर कर सकते, ये भाव रहे। और हमारे पैर कितने जमीन में है, कितने ऊपर है, इस बात का हमको भान होना चाहिए। और तमाम चुनौतियों के बीच में हम जो बेहतर कर सकते हैं, गिलास आधी खाली है, आधा भरा है, वो वाली बात है कि हम भरा हुआ देखें, खाली ना देखें। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि कमियां हैं और चुनौतियां हैं, लेकिन उन कमियों और चुनौतियों को दूर करने के लिए हमको लगातार आगे बढ़ना होगा। और जैसा कि आपने कहा, हमारे दूसरे युवा साथियों ने भी कहा कि गिलास आधा भरा है या आधा खाली, तो हम आधा खाली गिलास ना देखकर आधा भरा हुआ गिलास देखें और जितना गिलास खाली है उसको और भरने के लिए किस तरह से कार्य किया जा सकता है, इस सोच के साथ आगे बढ़ें, उन कमियों को दूर करने के लिए आगे बढ़ें। क्योंकि उन कमियों को दूर करने वाला कौन होगा? हमारे यही युवा होंगे, यही इन युवाओं के सपने होंगे, इनकी आकांक्षाएं होंगी, जिनसे हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और भी तमाम जिन क्षेत्रों में विशेष कार्य किए जाने की आवश्यकता है, उन क्षेत्रों में बेहतर काम कर सकते हैं। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम से हम यहीं विदा लेते हैं। अगले हफ्ते जब आपसे पुनः मुखातिब होंगे तो किन्हीं और हस्तियों के साथ किन्हीं दूसरे विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।